मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर आदिवासी बहुल 47 सीटों में कौन हावी रहा, किसकी जीत हुई, किसको कितने वोट मिले और इसके पीछे की वजह क्या है, वो भी आपको बताएंगे। तो पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, आंकड़ों के साथ हम आपको बताएंगे। पहले आप इस टेबल को देखिए। 2018 में बीजेपी को कुल 47 आदिवासी सीटों में से 15 सीटें ही हासिल हुई थी और कांग्रेस के पास अधिकांश सीटें थी, 30 से ऊपर सीटें कांग्रेस के पास थी। लेकिन 2023 में आके सीन थोड़ा सा बदल गया, यानी कांग्रेस के पास भी करीब 21 सीटें हैं, एक सीट भारत आदिवासी पार्टी को गई और 25 सीटें बीजेपी को चली गई। यानी बीजेपी को पिछले चुनाव 2018 के मुकाबले 10 सीटें ज़्यादा मिली हैं और 8 सीटें ऐसी थी इस चुनाव में जो 1% से भी कम अंतर से बीजेपी इन चुनाव में हारी है। इसका मतलब यह है कि 2018 के मुकाबले आदिवासियों में बीजेपी का भरोसा बढ़ा है, उनका वोट शेयर बढ़ा है। वोट शेयर की इस टेबल को भी आप देख लीजिए। 2023 के चुनाव में 47 आदिवासी सीटों की अगर हम बात करें तो 12 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं। 2018 की तुलना में बीजेपी को 12 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं। और अगर पूरे मध्य प्रदेश में भी बात कर लें, जहाँ पे नॉन ट्राइबल रिजर्व सीट नहीं है लेकिन आदिवासी वोटर बहुतायत में हैं, जैसे महू, जैसे बदनावर, तो ऐसी सीटों का भी हम आकलन करें और इसको जोड़ दें तो कुल 17 लाख वोट बीजेपी को 2018 के मुकाबले ज़्यादा मिले हैं। अब ये सब क्यों हुआ? आखिर क्यों आदिवासी बीजेपी को 2018 के मुकाबले, जो 2018 में उससे छिटक गया था, 23 में फिर से उसकी तरफ क्यों आ रहा है, इसकी भी हम समीक्षा कर लेते हैं। इसके पीछे रणनीति क्या है? तो देखिए, इसके पीछे साफ रणनीति है कि 2018 में बीजेपी ने नतीजों को जब खंगाला तो उनको ये समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश का आदिवासी उससे नाराज है। फिर चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश हो या फिर दक्षिणी मध्य प्रदेश यानी गोंडवाना लैंड हो। तो जब पता ये समझ में आ गया कि आदिवासी उससे नाराज है, क्यों नाराज है, तो नाराजगी का पता लगाया गया। शुरुआती 2-3 साल तक तो बीजेपी बहुत ज़्यादा रणनीति नहीं बना पाई, लेकिन जब 2023 का चुनाव आया तो उसके करीब 1.5 साल पहले बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू की। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं, 22 सीटें हैं, उन पर बीजेपी ने फोकस किया। 2 भागों में बांटा गया ट्राइबल सीटों को, एक दक्षिणी गोंडवाना लैंड का इलाका और एक पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका। डॉक्टर निशांत खरे, जो कि युवा आयोग के अध्यक्ष हैं, रणनीतिक तौर पर उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और उनको एसोसिएट कर रहे थे लक्ष्मण राज सिंह मरकाम, जो कि एक अफसर हैं और प्रतिनियुक्ति पर मध्य प्रदेश में है, मुख्यमंत्री कार्यालय में है और एक अच्छे विचारक भी माने जाते हैं। वो एसोसिएट कर रहे थे, तो एक तरीके से इंजीनियर भी रहे हैं। तो ये इंजीनियर और डॉक्टर साहब की जोड़ी ने यहाँ पर रणनीति बनाकर काम करना शुरू किया। इस टीम को फ्री हैंड भी किया गया और इन्होंने सबसे पहले जो संवाद की परंपरा है, जो लगभग बंद हो गई थी, उसको शुरू किया। इन्होंने आदिवासी युवाओं से संवाद करना शुरू किया, भले वो उनसे असहमत थे। जैसे के तमाम युवाओं से उन्होंने संवाद किया, मुख्यमंत्री से भी उन्होंने उनका संवाद करवाया। क्रिकेट डिप्लोमेसी भी अपनाई गई, क्रिकेट के जरिए भी संवाद शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई और उनकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं उनको भी एड्रेस किया गया, उनको सुना गया। क्योंकि देखिए, संवाद एक वो तरीका है जिसके जरिए आप तमाम चीज़ों का हल कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दुश्मन देशों के बीच में भी संवाद होता है तो ये तो फिर हमारे देश का मसला है, प्रदेश का मसला है। हमारे प्रदेश के लोगों की क्या समस्याएं हैं, वो क्यों असहमत हैं, क्यों नाराज हैं, उनसे संवाद करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जोड़ी ने संवाद करना शुरू किया और संवाद का ये नतीजा सामने आया कि जो विरोधी हैं वो सरकार का पक्ष समझने लगे, पार्टी का पक्ष समझने लगे और पार्टी और सरकार उनका पक्ष समझने लगी। बहुत जल्दी बीजेपी को समझ में आ गया कि नाराजगी जिन वजहों से है वो वजहें स्पष्ट हैं। आप देखिए कि बीते 1.5-2 सालों में बीजेपी ने जो तमाम आदिवासी नायक हैं
उनको, उनके सम्मान को पुनर्स्थापित करना शुरू किया। आप गोंडवानालैंड में जाएंगे तो शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी को की प्रतिमाएं लगाई गई बड़ी, और बड़े समारोह हुए। अमित शाह उसमें आए थे। रानी कमलापति स्टेशन का नाम रखा गया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में आप देखिए बड़ा कार्यक्रम 15 नवंबर को हर साल आयोजित होता है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे भोपाल, और 2023 में वो रांची पहुंचे थे, जो उनकी कर्मस्थली है बिरसा मुंडा जी की। टंटिया मामा भील हों, भीमा नायक हों, इन तमाम जो आदिवासी नायक हैं, उनका सम्मान और उनके सम्मान की पुनर्स्थापना, उनके वैभव का खास ख्याल रखा गया। सरकार खुद इस मामले में पहल करते नजर आई, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नजर आए, और ये दरअसल सब कुछ रणनीति के तहत हो रहा था। और सम्मान देना तो बुरी बात नहीं है, सरकार अगर सम्मान दे रही है तो अच्छी बात है। तो ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि बीजेपी आदिवासियों की विरोधी है, उसको इस जोड़ी ने उस नैरेटिव को कमजोर करने में सफलता हासिल की। ये आंकड़े बता रहे हैं। तो संवाद के जरिए कई आदिवासी युवाओं की समस्याओं को हल किया गया। विचारधारा स्तर पर भी खूब बातें हुई, चर्चाएं हुई, और तमाम चीज़ें ऐसी होती रही हैं। इसी बीच धीरे धीरे देखने में ये भी आया कि जयस भी कमज़ोर पड़ा। वैचारिक रूप से जो जयस है वो एक है, लेकिन जो संगठन है उसके 2 या 3 हिस्से हुए, और गुटबाजी के आरोप लगे। तमाम बाद में फिर एक करने की कोशिशें हुई, तमाम चीज़ें हुई। और इसी बीच कांग्रेस जो गलती कर रही थी वो करती रही। कांग्रेस ने जयस को या कई आदिवासी संगठनों को ये माना कि ये जनमत तैयार कर रहे हैं बीजेपी सरकार के विरोध में, और उसका रेडीमेड फायदा हमको होगा। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व तो आदिवासी युवाओं को देने को तैयार नहीं थी, जयस के युवाओं को देने को तैयार नहीं थी। आज भी देखिए आप कि कांग्रेस ने हीरा अलावा और एक सेंधवा सीट पे शायद मोंटी डावर को टिकट दिया था। तो अधिकांश टिकट कांग्रेस को कम से कम 10 से ज़्यादा टिकट का जयस को देने थे, तब जाकर ये बात समझ में आती है और कोई बात बनती है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। तो इन चीज़ों का भी एक नकारात्मक असर पड़ा है, और बीजेपी ने अपनी लाइन स्पष्ट रखी कि आपकी समस्याओं को हम सुनेंगे, एड्रेस करेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। टिकट देना न देना ये राजनीतिक नेतृत्व का फैसला है, हम आपको अंधेरे में नहीं रखेंगे। तो यहाँ ये जो अंतर है उससे बहुत कुछ फर्क पड़ा है इन चुनाव में। और इसके अलावा जो नैरेटिव गढ़े गए थे वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे। जैसे कि बीजेपी आरक्षण समाप्त करना चाहती है, ये नैरेटिव लंबे समय तक नहीं चला, सिर्फ सोशल मीडिया की देन थी। तो इस तरीके के कई नैरेटिव वो फेल हो गए, और इसी का परिणाम है कि पूरे मध्य प्रदेश में 17 लाख वोट बीजेपी ज़्यादा लेकर आई है। तो ये जो चेहरे हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर निशांत खरे युवा आयोग के चेयरमैन बनाए गए थे, और उन्होंने पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश की एक एक विधानसभा सीट को मॉनिटर किया। सीट से उम्मीदवार चयन से लेकर रणनीति बनाने में उनकी पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन्होंने काम किया। चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन पर्दे के पीछे रणनीतिक रूप से काम कर रहे थे डॉक्टर निशांत खरे। उन्होंने पश्चिमी मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पर जाकर रणनीति बनाई, कमजोरियों को देखा, समझा, उनको दूर करने की कोशिश की, और अंततः जो अंत भला तो सब भला, और 47 सीटों के जब नतीजे आए तो 25 सीटें बीजेपी के पास थी। तो हमने इस वीडियो में आपको ये बताया कि 17 लाख वोट कैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी के बढ़ गए, कौन चेहरे सामने थे और कौन चेहरे पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। आप इस वीडियो से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। असहमत होकर हो सकता है आप गोदी मीडिया का आरोप भी लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप ज़रूर अपनी राय दीजिए, लेकिन आंकड़े ज़रूर देखिएगा, और आंकड़े ही गवाही देते हैं।